नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं जो क्लास 10th का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो हिंदी का एक चैप्टर है, जो एक कविता है। कवि निराला जी जो हैं उनके कवि हैं, और इस कविता का जो शीर्षक है वो है उत्साह। तो उत्साह, मैं सबसे पहले बता दूं कि उत्साह जो है ये बहुत ही एक उत्तम कविता है, उत्तम दर्जे की कविता है। ये एक आवाहन गीत है ना। आवाहन गीत किसे कहते हैं? आवाहन का अर्थ होता है पुकारना, किसी को आवाज लगाना, है ना। तो यहाँ पर कवि ने, जो निराला जी हैं, माननीय श्री त्रिपाठी जी, उन्होंने उत्साह शीर्षक देते हुए बादलों का आवाहन किया है, बादलों को पुकारा है, बादलों को कुछ करने का काम दिया है। तो उसी के बारे में हम इसे देखेंगे। तो पहली चीज, जो बादल हैं वो पौरुष व क्रांति के सूचक हैं, क्रांति के जो द्योतक हैं, क्रांति को सूचित करने वाले, क्रांति का अर्थ बताने वाले, क्रांति को स्पष्ट करने वाले वो हैं, वो बादल हैं। बादल अब देखेंगे ये किस तरह हैं, है ना। और बादल जो हैं ये एक नवीन मतलब क्रांति के सृजनकर्ता भी हैं, और उसी के साथ साथ ये विध्वंस करने वाले भी हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसी भयावह घटनाएं हुई हैं, जो प्रकृति की जो एक नया रूप, एक बड़ा ही हिंसक रूप जो प्रकृति का देखने को मिलता है, उसमें एक बादल भी शामिल है, क्योंकि बादल के माध्यम से भी कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो कविता की पहली पंक्ति है, मैं आपको साथ साथ में पढ़ते हुए और साथ में इसका अर्थ भी स्पष्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पहली पंक्ति है कविता की, उसमें कवि ने क्या कहा है। तो पहली जो पंक्ति है कविता की, वो कुछ इस प्रकार है, आप जैसे स्क्रीन पे दे सकते हैं, है ना। बादल गरजो, पहली पंक्ति जो है वो सिर्फ आवाहन किया गया है, बादलों को सिर्फ बुलाया गया है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर को। कितनी मतलब बहुत ही अच्छी ये कविता है। अभी आगे आप अर्थ समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे बाले। देखिए, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन। गगन का अर्थ आपने बचपन में ही सीखा होगा, हमारे पर्यायवाची शब्दों में आता है गगन। तो गगन का जो अर्थ होता है, गगन का अर्थ होता है आसमान, जो अंबर होता है, इसके लिए प्रयुक्त होता है शब्द हमारा गगन। तो गगन शब्द का अर्थ होता है हमारा ये आसमान। घेर घेर घोर गगन, घेरना, आम, ये तो आम शब्द है, बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में ये जो व्याख्यायित की गई है यह कविता। तो घेर घेर घोर गगन मतलब कि घेर लो चारों ओर से, घोर घोर रूप से, घोर मतलब बहुत ही ज्यादा रूप, बहुत ही ज्यादा तरह से घेर लो चारों ओर से। किसे? आसमान को, अंबर को, गगन को चारों ओर से घेर लो। हे बादल, कब कह रहे हैं हे बादल, इस जो अंबर है, जो गगन है हमारा, इसे चारों ओर से घेर लो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, मैंने पहले गलत बोला, धराधर, धाराधर ओ, सॉरी। तो धाराधर, धारा जानते क्या होती है? पानी की धारा, धाराधर ओ, धारा को धारण करने वाले, जैसे हलधर का पर्यायवाची होता है हल को धारण करने वाले अर्थात बैल, उसी प्रकार यहाँ कहा गया है धाराधर, धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल। धाराधर ओ, हे बादल, घेर घेर घोर गगन, चारों ओर से घेर लो इस अंबर को, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित, कितना ही सिंपल ये शब्द है, ललित ललित, सुंदर सुंदर काले घुंघराले, काले घुंघराले, काले घुंघराले, ये बहुत ही बढ़िया शब्द है। इसमें जो एक रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, काले घुंघराले, उपमा दी गई है, रूपक नहीं सॉरी, उपमा दी गई है। उपमा किसकी दी गई है? एक बालक की, जैसे बालक के समान, जैसे मेरे तो नहीं है, बाकी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो बहुत ही घुंघराले होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमने भी देखा है कई बच्चों के, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं वो बाल, क्योंकि भाई घुंघराले होते हैं, अच्छे लगते हैं बच्चों में, है ना। 2-3 साल तक बच्चों के रहते हैं ऐसे घुंघराले बाल, लंबे लंबे। ललित ललित काले घुंघराले, काले घुंघराले बाल, ललित ललित। बादलों को देखा होगा, पूरे आसमान में घुंघराले घुंघराले ऐसे 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 फैले रहते हैं, तो वही कहा गया है ललित ललित काले घुंघराले, काले घुंघराले मतलब कि पूरे घुंघराले बालों की तरह उपमा दी गई है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से काले, के से काले, से यहाँ पर जो शब्द है ये हमें
उपमा अलंकार को दर्शा रहा है, उपमा अलंकार का द्योतक है, ठीक है। तो ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। बाल कल्पना, एक बालक की कल्पना आप जानते हैं, हमारी भी सभी लोग भाई, कल्पना तो भाई एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, कल्पना करता है, कल्पना में जीता है वो, हर एक कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं सभी, है ना। एक बालक की जो भाई कल्पना होती है ना, उत्तम तरह की, वो पता नहीं क्या क्या सोच डालता है अपने मन में, कई पता नहीं अजीबो गरीब चीजें सोच डालता है, बहुत लंबी चीजें उसकी जो कल्पना होती है उनमें। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें सोचने समझने की जो जैसे जैसे उसमें पावर डेवलप होती रहती है, क्षमता आती है, वो सीखना चाहता है नई नई चीज़ों को। तो वही जो है वो कई चीज़ें खुद ही सीख डालता है, खुद कहता नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो जो बाल कल्पना, बालक की कल्पना से उपमा की गई है, बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब कि वो इस तरह पल रहे हैं, इस तरह हैं जैसे एक किसी छोटे बालक की कल्पना होती है भाई। सुदूर जहां तक हमारी नजरें जा पाए वहां तक हम देखते हैं कि बादल ही बादल सिर्फ काले काले दिखाई पड़ते हैं। गर्मी की जब बरसात का मौसम होता है ऐसा आप भी देख सकते हैं अपने चारों ओर, है ना। तो अब जैसे आगे शब्द है बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में। अब यहाँ जो एक शब्द आया तीसरा शब्द उर में, विद्युत छवि उर में, उर का अर्थात होता है हमारा हृदय। कई पंक्तियों में हमने देखा होगा उर्वशी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मतलब कि जहाँ पे इसे कंफ्यूज किया गया है शब्द को उर में। उर मतलब हृदय, हम ये आम भाषा में भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका अर्थ होता है हृदय, हार्ट, है ना। विद्युत छवि उर में, बादलों में आपने देखा होगा कि, अच्छा एक बात बताइए, आप जब देखते हैं बारिश के मौसम में जब बिजली कड़कड़ाती है, देखते होंगे चम 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 चमचाती है, एकदम अंधेरा सा हो जाता है फिर भी उजाला आ जाता है, रात में भी अगर होती है तब भी उजाला आ जाता है, क्यों होता है जानते क्या है वो बिजली होती है, बादलों में होती है और कहीं नहीं होती है, नहीं कि हवा में उड़ती रहती है, बादलों में होती है वो बिजली। तो वही कहा गया है कि विद्युत छवि उर में, उनके हृदय में जो विद्युत की रेखा है, विद्युत की धारा है, कवि नव जीवन वाले, उन्हें कवि का भी रूपक बताया गया है। रूपक अलंकार का यहाँ पे उपयोग, रूपक अलंकार यहाँ प्रयुक्त किया गया है। कवि नव जीवन वाले, उन्हें देखो जो बादल हैं, बादल को कवि बता दिया गया, यहाँ पर मानवीकरण भी होगा, है ना, मानवीकरण अलंकार भी। तो उन्हें क्या कहा गया है, कवि नव जीवन वाले, बादलों को कवि बता दिया गया। कहा गया है कि जिस बार कवि अपनी लेखनी से और साहित्य के माध्यम से वो समाज में एक नई क्रांति ले आता है, हमारे जो विश्व में है उनमें एक नया जोश भर देता है, उसी प्रकार नया जीवन दे देता है। उसी प्रकार बादल भी अपनी जो गर्जना है, अपना जो ये, क्योंकि बादल क्रांति के द्योतक है ना, पौरुष व क्रांति के वो सूचक हैं, है ना। तो बादल भी अपनी गर्जना से, अपनी जो गड़गड़ाहट है, इससे जो है चारों ओर क्रांति ले आए, लोगों में नया जीवन, नया जोश, नया उत्साह, नई उमंग, एक धारा प्रवाहित कर दें। और वज्र छिपा नूतन कविता, क्या कहा गया है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, मतलब कि एक नई कविता। भाई कवि की पहले कवि का रूपक बताया है, फिर उसके बाद क्या कहा है, वज्र छिपा, अपने अंदर चाहे जितने भी वज्रों को छिपा करके नूतन कविता, एक नई कविता, एक नई क्रांति का निर्माण करो, नए युग का निर्माण करो, नए जीवन का निर्माण करो। नई कविता मतलब कि भाई कवि क्या करता है, नई कविता लिखता है। वही कहा गया है कि जो बादल हैं वो एक नई क्रांति ले आए, नए जीवन का उद्गम करें, एक नया जीवन आरंभ हो, नई क्रांति ले आए। तो यही कहा गया। अब आगे क्या है, बादल गरजो, फिर से बादल गरजो भैया, गरजो बरसो सब करो, ठीक है, बादल गरजो, ठीक है। अब जो दूसरा पैरा है उसका पहली लाइन होती है हमारी, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ होता है, लिख लीजिए एक सेपरेट नोटबुक में, विकल का अर्थ होता है कि व्याकुल मतलब कि किसी चीज को इच्छा है उसके अंदर, व्याकुल है वो, है ना। व्याकुल कहते होंगे भैया, आम भाषा है ये व्याकुल, हम लोग डेली लाइफ में भी इसे यूज करते हैं। विकल उन्मन थे उन्मन याद कर लीजिए, उदास, उन्मन उदास, उसे उन्मन उसे उदास, है ना। विकल उन्मन थे उन्मन मतलब कि जो संसार के लोग हैं, संसार के जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं, सभी व्याकुल हैं, बेचैन हैं और वे उदास हैं। उनके मन में उदासी है, उनमें जोश नहीं है, उनमें जोश की जो क्या है, कमी है, जोश नहीं रह गया है, उनमें उत्साह नहीं है ना। विश्व के निनाद के सकल जन, जो विश्व में जो गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो उनमें विश्व के निदाद के सकल सभी लोग जो गर्मी से बहुत ही परेशान है, व्याकुल है, उदास है, बेचैन है उनका मन।
विश्व के निदान के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। घन का अर्थ होता है बादल। आए अज्ञात दिशा से, आप देखते होंगे गर्मियों में जब बारिश का मौसम होता है तो पता है कहाँ से एकदम से ऐसे रहेगा, बहुत ही शांत मौसम, एकदम से बादल आ जाते हैं। तो वही कहा गया है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, जो मतलब कि जो बादल हैं वो अनंत दिशा, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत मतलब कि जो बादलों के ये प्रयोग किया गया है, ये शब्द प्रयुक्त किया गया है कि आए अज्ञात दिशा से। अज्ञात दिशा से पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, आए अज्ञात दिशा से। ये पहले तो अभी आवाहन हो रहा है, आने की बात नहीं की गई। आए अज्ञात दिशा से, किसी भी अज्ञात दिशा से चारों से आ जाते हैं, वो एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है। वही जो कवि है यहाँ पे बता रहा है हम लोगों को, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, मतलब जो बादल है वो बहुत ही बड़ी संख्या में वो अज्ञात दिशा से एकदम से आ जाते हैं। आए मतलब आ जाएं, आ जाते हैं, मतलब ये एक संदेश भी दिया जा रहा है और आवाहन भी किया जा रहा है। तप्त धरा जल से फिर भर दो, जो तृप्त बेचैन, जो बहुत गर्मी से पीड़ित है, जो धरा है, धरती है, पृथ्वी है, इसे फिर से शीतल कर दो। हरी हरी हरियाली आ जाए, पेड़ जो सूखने लगे हैं वो, और जो मनुष्य जो व्याकुल है पानी के कारण, पानी नहीं है उनके पास, उन्हें भी शीतलता मिल जाए, कोमलता मिल जाए, वो भी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यही कवि यहाँ पे कह रहा है। और क्या कह रहा है फिर आखिरी जो एक जो छोटी सी लाइन दी गई है, बादल गरजो, बादल गरजो, फिर से आवाहन कर दिया है। कब बार बार जो त्रिपाठी जी हैं, माननीय श्री निराला जी, वो बार बार आवाहन कर रहे हैं बादलों का, बादल गरजो। तो मुझे आशा है कि यह कविता और इसका जो भावार्थ है मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं अपना प्रश्न। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका उत्तर दे सकूं और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे सकूं। मैं पढ़ रहा हूं तो मैं कुछ आपको काम आ सकूं आपकी पढ़ाई में। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।